वेलकम बैक नाज़रीन। और अब अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसरुल्लाह मलिक जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का। नादिर साहब, ये बताइएगा कि दुनिया जो है इस वक्त एक ख़तरनाक मोड़ पर हम देख रहे हैं कि वो खड़ी है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 15 नुकाती जो तजावीज़ है उसको पेश करना और ईरान की जानिब से उसको इनकार कर देना, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ जो है ईरान ने इख्तियार किया है कि इनकी ये 15 जो नुकात उन्होंने पेश किए वो हमें किसी तौर पे भी कबूल नहीं है। हम अपनी शराइत पर बैठेंगे अगर मुज़ाकरात होते हैं। तो अब जब उन्होंने मना कर दिया है और मुस्तरद कर दिए उन नुकात को, तो ये सिर्फ आपकी नज़र में एक सिफारती जवाब नहीं है बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। क्या आपके नज़दीक ये ईरान की मजबूत दिफाई हिकमत अमली है, या फिर आप इसको समझते हैं कि ये एक ऐसा रिस्क है जिससे ख़ित्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है? पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि ईरान की और मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है इसराइल अमेरिका की ईरान से, वो जंग फौरन खत्म हो, जल्द से जल्द खत्म हो। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है नंबर वन। और जब ये जंग शुरू हुई तो मैंने पहले दिन से, आप बहुत सी चैनल्स पे और बाकी मकाम पे सेमिनार में जहाँ पर गवर्नमेंट को भी स्टेट को भी एडवाइस किया, मतलब अपने माय व्यूज विच आई कीप एक्सटेंडिंग एंड ग्लोबली आल्सो, कि वॉर टर्मिनेशन यानी कि जंग को खत्म कराया जाए। क्योंकि जिस तरह आपने बहुत अच्छा कहा, इस वक्त ये जंग जो है एक तकरीबन एक महीने के बाद, आफ्टर 4 वीक्स, हैज रीच्ड अ वेरी वेरी डेंजरस लेवल। तो आपका जो सवाल है कि ईरान रिजेक्टिंग ट्रम्प्स 15 पॉइंट्स और अपने वो 5 पॉइंट्स दे रहा है या जितने भी दे रहा है, तो पहले तो ये समझे ना कि जब भी निगोशिएशन होती है ना या डिप्लोमेसी होती है, तो शुरू में कहीं भी तारीख उठा के देख लेना, एक तो जंगों से पहले भी होती है, जंग के दौरान भी होती है, उसको इंट्रा वॉर डिप्लोमेसी कहते हैं जंग के दौरान, और उसके बाद फिर आफ्टर द पोस्ट वॉर डिप्लोमेसी होती है। तो उसमें जो भी साइड्स होती हैं वो अपना मैक्सिमिलिस्ट स्टांस लेती हैं, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो कह सकते हैं ना वो करते हैं। और ये खाली मुल्क नहीं करते, अगर दो पार्टीज में कोई झगड़ा हो जाए, आप देखें पैसों का, जमीन का, नॉर्मल लाइफ में देख लें, तो उसमें शुरू में आकर दोनों पार्टियां अपनी बात करती हैं 100% पे कि हमने सब कुछ, हमारी सारी बातें होंगी। फिर वो जब बात आगे चलती है तो उसके बाद आगे भी जो भी उसका निकलता है नतीजा, सम सोल्यूशन कम्स आउट ऑफ इट थ्रू गिव एंड टेक। ये नॉर्मल एक दुनिया का प्रोसीजर है। एक तो ये। दूसरी बात ये सवाल का आपका कि जी ईरान ने रिजेक्ट कर दी है, वो उन्होंने जो रिजेक्ट किया है वो अपनी चीज मनवाना चाहते हैं, अमेरिका अपना मनवाना चाहता है। अभी तक जो जंग हुई है वो बुनियादी तौर पे एयर पावर, हवाई यानी फोर्सेस, जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं, मिसाइल भी शामिल हैं और बैरिया भी शामिल है। लैंड फोर्सेस या जमीनी फौजें अभी इसमें आई नहीं, और ज्यादातर वॉर अभी तक तो जो थी वो फौजी मिलिट्री से रिलेटेड थी, टारगेटिंग जो थी। लेकिन अगला मरला जिस जंग का है वो आ सकता है, जो आने वाला था या रुका हुआ है या आ जाएगा, अल्लाह ना करे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपकी एनर्जी है दोनों तरफ, ईरान में भी और गल्फ में भी और इसराइल में भी, सारी तरफ, मतलब इस खत्ते की बात कर रहा हूँ, दोनों साइड। और उसके अलावा वाटर सैलिनेशन, पाना, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके हैं तो पानी उसी से उधर से ही आता ना, और उससे भी खतरनाक जो मैंने पॉइंट पहले दिन से उठाया, बल्कि कई सालों से कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इसका इल्म नहीं है। मैंने न्यूक्लियर पे भी किताब लिखी है और चीजों पे भी रिसर्च की हुई है, इसलिए बता रहा हूं। वो है न्यूक्लियर साइट्स पे हमले। तो अगर न्यूक्लियर साइट्स पे हमले कंटिन्यू करते हैं, जिस तरह अभी हुए हैं, ईरान ने डायमोना पे किया है और इन्होंने अमेरिका और इसराइल ने बुशेर पे और जगहों पे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे किया है, और रेडियो एक्टिविटी लीक हो जाती है बड़े पैमाने पे, तो वो फिर ईरान तक या इसराइल तक या तुर्की तक तो महदूद नहीं होगी, यूरोप तक जाएगी और इधर पाकिस्तान के ऊपर से साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, सारे खित्ते में पड़ जाए। मतलब पूरी दुनिया के लिए एक अजाब होगा जिसके लिए द वर्ल्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड, नॉर आर वी, ना पाकिस्तान उसके अंदर। तो ये जो आपका अगला पॉइंट है कि क्या ईरान की हिकमत अमली, ईरान पहले ये समझे ना, ये मैं किसी और से भी बात कर रहा था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर जो लोगों को अभी क्लियर नहीं है। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिशियन हूँ, मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, डिफेंस एनालिस्ट हूँ, और इसमें पहले भी मैंने प्रोडिक्शन दी थी कई साल पहले कि ये जंग होनी है। जब लोग कहते थे ईरान की तो जंग हो ही नहीं सकती, प्रावडा रूस से मेरा आर्टिकल छपा था जिसका नाम था नेक्स्ट वॉर ईरान। वो पढ़ सकते हैं, अभी भी लगा हुआ है इस पे, नेट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं उसको। और उसकी वजूहत थी, तो उस मकसद तो ये बताने का था कि इसको प्रिवेंट किया जाए, ना कि ये हो जाए। बहरहाल वो अब जंग हो गई है। बेसिक चीज ये समझे ना कि इसको, ये जियो पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है। यहाँ पर लोग उसको बहुत ज्यादा दीनी लेवल पे और सेक्टेरियन लेवल पे इसको समझ रहे हैं जंग को, जबकि ये है ही नहीं वो जंग। बेसिक वॉर ये समझिए ना, इससे पहले आप पहले ये देखें ना कि इस वक्त दुनिया में बड़ी जंगों की बात, बिग वंस, इससे बड़ी जंग कौन सी चल रही है पिछले 4 साल से? बड़ी जंग जो 4 साल से चल रही है उसका नाम है यूक्रेन रशिया वॉर। रूस ने हमला किया, यूक्रेन ने दिफा किया और 4 साल से लड़ रहा है। तो
कौन लड़ा रहा है यूक्रेन को? यूक्रेन अकेला तो रशिया से नहीं लड़ सकता। रूस एक ग्लोबल पावर है, ग्रेट पावर है, बहुत ताकत है रूस के पास। और जो भी उसकी कमजोरी गलती हो वो अपनी जगह, बहरहाल ताकत तो है उसके पास। रूस की बात कर रहा हूँ, और पुतिन एक अजीम लीडर है, आपको पता है। तो पीछे यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो और अमेरिका, उसके बाइडन की हुकूमत तो फुल सबसे ज्यादा मदद कर रही थी यूक्रेन की रूस को लड़ाने के लिए। अब ट्रंप ने आके कोई इसको अमन करने की कोशिश की। तो जिस तरह यूक्रेन में ये साइड हेल्प कर रही है, यानी नेटो, यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन हेल्प क्या कर रही है, फुल टाइम लड़ रहे हैं रूस के साथ, सिर्फ आगे फ्रंट पे उन्होंने यूक्रेन को रखा। उसी तरह ईरान की जंग में भी ये जो ईरान के मिसाइल, ये सारे मिसाइल डिफेंस को क्रॉस कर रहे हैं इसराइल के और अमेरिका के, और आप कह रहे हैं बड़े टारगेट्स पे निशाने पे लग रही है, तो कैसे लग रही है? आपका ख्याल है ईरान की मिसाइल वॉर कैपेबिलिटीज जो है दुनिया के अंदर सबसे आगे है? तो आपको तो बहुत ज्यादा, मतलब आपका मतलब नॉट आप, मतलब जो भी समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत फहमी में, या उनको इल्म ही नहीं है सब्जेक्ट का। दे आर क्लूलेस अबाउट दिस सब्जेक्ट। इट्स बेसिकली चाइना, रशिया विच आर सपोर्टिंग ईरान फाइट यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, और उसी तरह जिस तरह वहां हो रहा है। और आप पैटर्न देखिए ना, ये हिस्टोरिकल पैटर्न, ग्रेट पावर्स की राइवलरी को समझने की कोशिश करें। ये जियो पॉलिटिक्स का सवाल है जो मैं पढ़ाता भी हूँ, किताबें भी लिखी है। आपको पता है वियतनाम में जंग हुई थी जिसमें अमेरिका लड़ा, तो दूसरी तरफ रूस, चीन ने मदद की, अमेरिका फंसा, वहां से हार के बेइज्जत होकर निकला। उसके बाद रूस अफगानिस्तान में आया, तो वही काम फिर अमेरिका ने किया, आपको याद होगा, और उसमें हम भी शामिल थे भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान में रूस को निकालने में अमेरिका के साथ मिलकर और ममालिक के साथ मिलकर। उसी तरह ये पैटर्न चलता रहा। अब आप देखें ना, लेटेस्ट पैटर्न यूक्रेन का था, तो उसके बाद ये ईरान का हो गया। आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ईरान की हिकमत अमली है, ईरान अकेला नहीं है इसके अंदर। ईरान इज फुली सपोर्टेड बाय रशिया एंड चाइना। अगरचे वो बहुत ज्यादा वो भी नहीं चाहते, क्योंकि जब वॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, खासतौर पे न्यूक्लियर सतह पे, रेडियो एक्टिविटी पे, तो वो तो फिर उधर भी उनको भी नुकसान हो जाएगा ना, जैसा सारी दुनिया को हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जी नाज़िर साहब, जरा नसरुल्लाह मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नसरुल्लाह साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ईरान जो है मुसलसल ये तासुर दे रहा है कि वो दबाव में नहीं आएगा, लेकिन हमने ये भी देखा, ज़मीनी हक़ाइक़ की अगर बात करें तो आलमी ताकतों का जो प्रेशर है वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जाहिर सी बात है, उनको शहीद भी किया गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या ईरान वाकई एक मजबूत पोजीशन पर खड़ा है, या एक महदूद मुज़ाहमत है जिसे वक्त के साथ जो है वो चैलेंजेस का सामना हो सकता है? बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो ईरान ने तमाम उन ममालिक को निशाना बनाया जिनके बारे में ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस के अड्डे मौजूद हैं, यहाँ पे उनके जो है उनकी शिप्स मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा नुकसान मशरिक़ वस्ता के ममालिक का हुआ है। यूएई, अबू धाबी को दुनिया का सेफेस्ट तरीन मुल्क करार दिया जाता था। अगर वहाँ पर जिस तरीके से ईरान ने वहाँ जो है वो मिसाइल फेंके हैं और फिर जिस तरीके से ड्रोन अटैक्स किए हैं, अगरचे यूएई ने और अबू धाबी ने और सऊदी अरब ने ये दावा किया है कि ज़्यादातर उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं, और जो उनके मुख्तलिफ पार्चे थे वो जब गिरे हैं तो उसके नतीजे में कुछ जो शहादतें हुई हैं या नुकसान हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे रीजन के अंदर, रीजन के अंदर एक यकीनी की कैफियत पैदा हुई है, और ऐसा माहौल बना है कि गोया इन ममालिक के अंदर भी लोगों ने वहाँ से, यूरोपियन जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो वहाँ से निकले हैं, मैशत को कदरे झटके लगे हैं वहाँ पर। और लगता ये है कि इस जंग के जो असरात हैं, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ईरान के अपने हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब हुए हैं, और ये मिडल ईस्ट के अंदर जो अरब ममालिक थे वो उनके साथ ईरान की एक दूरियाँ बढ़ गई हैं। ये नुकसान हुआ, और बाज़ लोग इसलिए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने, इजराइल ने अपनी हिकमत अमली के तहत इसमें कामयाबी हासिल कर ली है कि ईरान को अपने ही खित्ते में, अपने ही अरब ममालिक के साथ उन्होंने लड़ा दिया, और उसमें वो कामयाब हुए हैं। ईरान को भी ख़ास तौर पर कुछ जो है समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और ईरान को भी अवॉइड करना चाहिए कि ये तासर ना उभरे कि ईरान वर्सेस जो है वो इस वक्त अरब ममालिक हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा नादिर साहब, अमेरिका ने इस कार्रवाई का जब आगाज़ किया तो वो बड़ी तेज़ी से नताज हासिल करने के लिए उन्होंने किया था कि रिजीम चेंज करेंगे और सो, लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बावजूद हमने ये देखा कि कोई फैसलाकुन कामयाबी सामने नहीं आई है। क्या ये सूरत हाल एक तवील पेचीदा स्ट्रैटेजिक मुकाबले में तब्दील हो रही है आपकी नज़र में, जहां फौरी फतह मुमकिन नहीं है? पहली बात तो ये है कि मैं, ये नसरुल्लाह साहब ने जो बात की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, माशाल्लाह, बहुत काबिल है। मैं पहले ये कह चुका हूँ जो उन्होंने कहा है। मैंने तो पहले दिन आप मेरी वीडियो सुने, टीवी इंटरव्यू सुने, लिखा भी है मैंने, और हुकूमत को भी कहता हूँ अपनी एडवाइजरी कैपेसिटी में, पर्सनल लेवल पे,
और वो स्टेट को भी, रियासत को, कि ये ईरान को, और मैंने ये बात ईरानियों को हर जगह पे कही है, सबसे सर, बड़ी गलती इसीलिए तो ईरान ने आपको मदद की। करते हैं कि क्योंकि आप जियो पॉलिटिक्स आपका सब्जेक्ट है, हाँ, तो ताकि geopolitics का एक subject है, जो बिल्कुल। सही जी, बात है वो हमारे नाज़रीन जी तक पहुंच बिल्कुल, सके। जी जी क्योंकि देखिए ना, इमोशनल स्टेटमेंट देना या जज्बाती होकर बात करना तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन Obvious, that's जियो true. पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत इल्म, नॉलेज, Definitely, काम definitely. चाहिए ना, ये अर्ज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी नस्रुल्लाह साहब ने बात की। मैं ये बात मैंने पहले दिन कही थी कि ईरान को गल्फ स्टेट्स के साथ या सऊदीया, इनके साथ जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, क्योंकि बेस तो टर्की में भी बेस है और 10 और ममालिक में बेसेस है, तो वो फिर सबसे लड़ेगा, मतलब, और ये उसको नहीं करना चाहिए, पॉलिसी टेढ़ी करिए, जंग उसकी, ये समझे असल जंग किसकी है। एक्चुअल वॉर, कोर जो होता है ना, कोर इशू, जिसका कोर इशू हमारा इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर है, और भी इशू है, बट कोर वॉर कह लें, कोर वॉर इशू जो है वो कौन है? इसराइल एंड ईरान। पहले ये समझिए। सो ये मेरी पहले स्ट्रेटजी थी, मतलब मेरी थिंकिंग थी ईरान के फेवर में, कि वो उनको फोकस इसराइल पे करना चाहिए बनिस्बत के एक लड़े। देखे, वो लोग कहते हैं अमेरिका के बैरी बेड़े वापस चले भी जाए तो सऊदी तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ना तुर्की चला जाएगा, ना बाकी चले जाए, वो तो मिसाइल रहेंगे ना। तो आप देखिए कि जो होती है ना वॉर, उसमें ये सोचना पड़ता है। एक अंग्रेजी है जो मैं पढ़ाता हूँ, वॉर्स हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, और आपने खाली जंग नहीं लड़नी होती, अपने पोस्ट वॉर सिनेरियो भी सोचना होता है कि जंग के बाद क्या होगा। Obvious. तो ये मतलब जियो पॉलिटिक्स का आपने लफ्ज यूज किया, जियो जंग वैसे भी पॉलिटिक्स किसी भी कहीं पर भी जंग हो रही हो तो ज़ाहिर है नुकसानात ही जो है वो उठाने पड़ रहे होते हैं। सर, आपने अभी ये बात कही थी, तो जनरल ज़ियाउल की भी जो है ना काफ़ी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। 40 साल कबल उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि आबना हुर्मुज़ पर जो है वो किसका कब्जा होगा। तो सर, उनके प्रेडिक्शन साबित होती नजर आ रही है? नहीं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूर, प्लीज देखिए, 2 मिनट दें मुझे। बात ये है कि अब जो वॉर है ना, ये समझे, पहले तो समझिए, ये जो है ना, अब जो लोगों को तासुर एक गलत समझ आ रहा है इसमें, पहले तो ये समझिए कि इसराइल और अमेरिका ने इकट्ठी जंग शुरू की ईरान के खिलाफ, लेकिन अमेरिका और इसराइल एक साइड पे जरूर है, यानी कि ईरान के खिलाफ है, लेकिन उनके वॉर एम्स, जंग के मकासद आइडेंटिकल नहीं है, उसके अंदर फर्क है। हुकूमत की, अमेरिका की हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, ट्रंप की बात करो, यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्लोबल पावर। आप पहले समझो ग्लोबल पावर्स क्या चाहती हैं। वो ग्लोबल डोमिनेंस पूरी दुनिया पे चाहती है। उसी तरह मिडिल ईस्ट एक खिता दुनिया का, तो उधर भी वो डोमिनेंस चाहती है। जो उनके अड्डे हैं, उनकी बात है, उसमें इसराइल भी है, उसमें ऑयल भी है, और उसमें ये गल्फ स्टेट्स की जो मोनार्कीज है वो भी है। 3 पॉइंट एजेंडा उनका, ठीक है। तो उनकी अमेरिका और ट्रंप की रिक्वायरमेंट है, ईरान बेंड द नी। बेंड द नी का मतलब है कि घुटने टेक दे, या अमेरिका के खिलाफ वो कार्रवाई ना करे, उसको माने। जो बड़ी पावर, जिसका गांव का एक चौधरी होता है ना, उसका क्या इंटरेस्ट होता है? उसका इंटरेस्ट होता है कि उसने गांव का चौधरी रहना होता है। आप बात समझिए मेरी। अभी पहली बात, इसराइल जो है ना, छोटा मुल्क है, बहुत ही छोटा है और कमजोर है, अमेरिका के मुकाबले तो इनसिग्निफिकेंट है, और लोकेटेड बिल्कुल साथ है। असल लड़ाई उसकी है। इसराइल का एम जो है वो ये है कि ईरान के टुकड़े किए जाए, अजरी अलग हो जाए, और कुर्द अलग हो जाए, बलोच अलग हो जाए, फलाना अलग हो जाए, सुन्नी उठ जाए, यू नो लाइक दैट, और या वहां रिजीम चेंज करा दी जाए ईरान में, ताकि वहां पर वो रिजीम आ जाए जो इसराइल के साथ के खिलाफ ना हो, मुख्तसर। सो एक तो इन दोनों में फर्क है, पहली बात। दूसरी बात जो समझने की है कि ये जो पहला मरला था वॉर का, ये जो पहला महीना, वो एयर, हवाई, जिसमें जहाज भी इनकी तरफ से और ड्रोन ईरान की तरफ से और मिसाइल और नेवी, इसकी जंग थी। अब जो अगले लेवल पे जा रही है, तो ये अगर वॉर कंटिन्यू करती है, जो इस वजह से पाकिस्तान, मैंने भी बहुत दफा कहा, मैंने तो ओपनली कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ, और गवर्नमेंट पाकिस्तान भी पीस लाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो ये फिर वॉर एस्केलेट कर जाएगी, या तो मिनी फौज आ जाएगी, जंग हो जाएगी, इराक फैशन, नतीजा जो भी निकले, ठीक है, वॉर एस्केलेट कर जाएगी। क्योंकि सेगमेंट का टाइम थोड़ा सा रह गया, जरा मैं नसरुल्लाह साहब से भी सर सवाल ले लूं। नसरुल्लाह साहब, तारीख हमें बताती है कि बड़ी ताकतें बाज़ औक़ात लंबी जंगों में उलझ जाती हैं, तो आपकी नज़र में क्या मौजूदा हालात में अमेरिका अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो सकता है, या फिर वो ऐसी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगा? देखें, अगर माजी की हम बात करें तो रूस अफ़गानिस्तान में आया, उलझ गया, फिर उसे अफ़गानिस्तान को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद रूस का शराजा बिखर गया। जितनी सेंट्रल एशिया ममालिक थे, उसके बाद ही उन्हें आज़ादी नसीब हुई। अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया, काफ़ी अर्से यहाँ पे मौजूद रहा, बिलाखिर उसे वापस जाना पड़ा। बिल्कुल ऐसे अब ये मुमकिन नहीं रहा कि जिस तरीके से मुल्कों पर कब्जे कर लिए जाते थे, ऐसे हालात शायद नहीं रहे। अगर हम सीरिया की बात करें, इराक की बात करें, लीबिया की बात करें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वहाँ की हुकूमतें बदल दी गई, वहाँ पे जो है जिस तरीके से वहाँ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका कि वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पे कोई गैर मुल्की फोर्सेस जो हैं अपने कदम जमा सकें।
लॉन्ग टर्म जंगें मुश्किल होती हैं किसी भी मुल्क के लिए, खा वो कितना ही मजबूत इकानमी वाला हो, कितनी मजबूत उसकी जो है वो फौजी ताकत हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ममालिक में जाके अपनी फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय करना, वहाँ अपने कंट्रोल को जो है सस्टेन करना, ये मुमकिन रहता नहीं है। अमेरिका ने काफ़ी हद तक इससे सबक सीखा और अमेरिका इस बात को बार बार कहता भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने उन्होंने कहा जी कि वो अमन के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ उनकी पॉलिसी बड़ी मुख्तलिफ है। तो ईरान के ऊपर हमले के बाद से क्वेश्चनेबल हुआ है पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की कि आप तो जंगें ख़त्म करवाने आए थे, आपने जंगों का आगाज़ कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन जितना मुल्क मजबूत मैशत के हामिल होते हैं, जितनी उनकी मजबूत दिफाई निज़ाम होता है या उनकी अफवाज होती हैं, उस तरीके से उनको देखा जाए तो अभी अमेरिका जो है ये कहना बड़ा कबल अज़ वक्त है कि अमेरिका किसी टूट फूट का शिकार है या अमेरिका जो है उसके आसाब जवाब दे गए हैं या अमेरिका किसी जंग से निकलने के लिए बेताब हो जाएगा। ऐसे शायद हालात नज़र नहीं आते। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, शॉर्टली बस बता दीजिएगा कि रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का जो बंद कमरा इजलास बुलाया गया है, लेकिन हमने माजी में देखा कि चाहे वो इराक़ का मामला हो या फ़लस्तीन का मामला हो, बड़ी ताकतें अक्सर अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसले करती हैं, हमने देखा है। तो ऐसे में आपके नज़दीक इस इजलास की अमली अहमियत क्या है? क्योंकि क्या ये वाकई कोई पेशरफ्त ला सकती है? क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि जो ट्रंप बिलखुसूस जो है वो तो सलामती कौंसिल को मानते ही नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तो पाबंदियां लगा रहे हैं। रूस जो है उसने भी कहा है और चीन ने भी कहा है, पाकिस्तान और सऊदी और तुर्की और इजिप्ट तो सभी कह रहे हैं कि पीस होनी चाहिए, सीजफायर होना चाहिए, जो हम सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने कहना शुरू किया था, पर हमारी हुकूमत भी आ गई, रियासत भी। लेकिन अभी रिसेंटली रशिया चाइना ने भी कहा है कि वॉर टर्मिनेशन करो। चाइना ने ईरान को कहा है और रूस ने भी कहा है। लेकिन आप ये समझे ना कि ये जियोपॉलिटिक्स का लफ्ज आप समझे ना, जियोपॉलिटिक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम जो कि यहाँ एक जंग हो रही है तो उसको बड़ी सिंपल फॉर्म में सादा तरीके से देखते हैं ना, मगर जियोपॉलिटिक्स इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दुनिया कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। बिल्कुल ऐसा है। रूस का अब आप देखें ना, ये जो आपका सवाल है बहुत अच्छा। आप पहले बताएं कि रूस का इंटरेस्ट क्या है, यानी कि अगर आप पुतिन होते या फर्स्ट लेडी ऑफ रशिया होती, आप होती, तो आपका क्या इंटरेस्ट था? आपका इंटरेस्ट था, मतलब रशिया की सदर होती या रशिया की प्राइम मिनिस्टर अगर आप होती, तो आपका क्या इंटरेस्ट था कि यूक्रेन में जो 20% हिस्सा पकड़ लिया है यूक्रेन रशिया ने, उसके अलावा जितना ले सकते हैं खा जाएं और शर्तें जितनी मनवा सकते हैं मनवा लें, यानी यूक्रेन पूरा ही हजम कर जाएं, उसको नॉन नेटो कर दें और आगे बॉर्डर जितना आगे शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि पुतिन ने कहा है ना कि ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन वाज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ कैटास्ट्रोफी ऑफ द लास्ट सेंचुरी। उसको क्या तो क्या, ठीक है ना, तो उसका इंटरेस्ट है ये। तो ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें इस तरह होता है, ट्रेड ऑफ्स होते हैं। वो क्या है, रूस का इंटरेस्ट होगा कि ठीक है जी, अमेरिका ने एक ट्रंप ने बात की, कल फिर करेंगे ट्रंप रूस से बात, पुतिन से बात, तो वो अमन करवाएंगे। और क्योंकि मिसाइल भी तो दे रहे हैं ना, सपोर्ट भी ईरान की कर रहे हैं, तो उसके पास प्रेशर है ना। जैसे आपको अमेरिका की रूस और जिस तरह आपको पाकिस्तान को चाइना अमेरिका सपोर्ट करता है, उस तरह रूस और चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो अपनी डील निकालेगा यूक्रेन में और यूरोप में, आप ये समझिए, इधर भी करवाएगा, ईरान की सपोर्ट करे। इसी तरह चाइना का इंटरेस्ट है, चाइना का नंबर 1 इंटरेस्ट जो है ना, उसका नाम है ताइवान। चाइना उसकी डील बनवाई है। अमेरिका को इनका काम है कमजोर करना, मगर अभी तक ये जो हमारे ख्याल में लोगों का हो जाता है ना कि बस खत्म हो गया है, यूनिपोलर एरा खत्म हो गया, कल तो अमेरिका खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। उसको सेटबैक जरूर मिला है कि कोई खाली एयर से मिसाइल से वो जंग नहीं जीत सकता, जीत सका, मतलब नुकसान जरूर कर दिया ईरान का। बट देखिए, फौज बनी इसलिए, जमीनी फौज दुनिया में क्यों होती है, और जमीनी फौज ऑक्यूपाई भी कर ले तो जिस तरह भी अच्छी बात हुई, तो इतना आसान नहीं है, उसके अंदर 100 कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच नादिर साहब, क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना है। तो बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर नादिर साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जिनेवा से उठने वाली जो एक आवाज़ आई, उसके बाद जो पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची है, उस हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।